हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे थर्ड यूनिट का नाम है सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन। इन दोनों शासनों के बारे में ही हम इस यूनिट में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं 2 यूनिट की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सरकार, राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक शासन। तो इन तीनों में क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो है सरकार। सरकार राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक शासन का प्रयोग एक दूसरे के प्रकार के रूप में किया जाता है। तो ये जो सरकार, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन होता है, इन तीनों का ही प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया जाता है। मतलब कि ये तीनों शब्द सरकार, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, या फिर हम पर्याय कह सकते हैं कि पर्याय हैं। लेकिन इसमें फर्क है। सरकार शब्द का प्रयोग उस संस्थागत प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें सामूहिक तथा सामान्यता बाध्य निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। तो सरकार, इसमें ये बताया जा रहा है कि एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है। और सरकार के लिए हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब सरकार शब्द का प्रयोग उस एक निर्णय के लिए किया जाता है जब कोई समूह या फिर कोई जो संस्था होती है वो एक प्रक्रिया चलाती है और फिर उसके बाद वो कोई निर्णय लेती है और फिर उसको लागू भी करवाती है, तो वो सरकार होती है। सरकार का काम है कानून बनाना यानी कि विधायन, कानून लागू करना यानी कि कार्यकारक, तथा कानून की व्याख्या करना यानी कि न्यायिक कार्य। ये तीनों ही काम क्रमशः विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है। तो ये तीनों चीजें जो है हमारी सरकार में आती हैं। अब इसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक ऐसा रूप है जिसमें 3 चीजें शामिल की जाती हैं: शक्ति, नियम और सत्ता। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले हमें देखने को मिला 3 चीजें आती हैं: शक्ति, नियम और सत्ता। इन तीनों के बिना राजनीतिक व्यवस्था जो है वो पूरी नहीं हो सकती, वो अधूरी है। व्यवस्था को राजनीतिक शास्त्र में लोकप्रिय बनाने में डेविड ईस्टन, आमंड और लॉसवेल का श्रेय रहा है। मतलब इन तीनों विद्वानों ने मिलकर राजनीतिक व्यवस्था को एक तरह से राजनीतिक शास्त्र में लोकप्रिय बनाया है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की अनेक व्यवस्थाओं में एक खास व्यवस्था है, क्योंकि इसे समाज में अन्य व्यवस्थाओं को आदेश देने और पालन करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके आधार पर जो सरकार है वो लोगों को, जो समाज होता है उस पूरे समाज को आदेश देने का काम करती है और पालन भी करवाती है। उसके पास इस चीज का अधिकार होता है, वैधानिक अधिकार। अब राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक शासन अधिक वृत्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें न केवल सरकार के अंग और राज्य की राजनीतिक संस्थाएं शामिल होती हैं, बल्कि इनकी संरचना, मूल्य एवं प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन जो है, इसको हम किसी छोटे से अर्थ में, इसका जो प्रयोग होता है काफी बड़े अर्थ में प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का, क्योंकि इसमें सरकार के अंग भी आते हैं, राज्य की राजनीतिक संस्थाएं भी आती हैं, संरचनाएं भी आती हैं, मूल्य भी आते हैं, प्रक्रियाएं भी आती हैं। तो सारी चीजें इनके अंदर आती हैं, तो इसलिए इसको हम बहुत ही ज्यादा बड़े अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं, जिनके द्वारा वे समाज के साथ अपने संबंध बना सकते हैं। तो समाज के साथ भी संबंध बनाए जाते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था की जो परिभाषा होती है वो डेविड ईस्टन ने दी। डेविड ईस्टन कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था समाज की वह व्यवस्था है जो समाज में मूल्यों तथा लाभों का आधिकारिक तथा सत्तात्मक वितरण करती है। तो ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद है आमंड। आमंड कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तरह एक उप व्यवस्था है, परंतु उसकी विचित्रता एवं विशिष्टता इसलिए है कि यह दूसरी व्यवस्थाओं से स्वायत्त है, सबको आदेश देती है, नियंत्रित करती है तथा आवश्यकता होने पर उनके खिलाफ वैध बाध्यकारी भौतिक शांति का भी प्रयोग करती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, सरकार और राजनीतिक शासन, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस था। राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन एक ही था, और जो सरकार थी वो थोड़ी सी उससे अलग थी। तो ये जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, विकसित राज्यों में लोकतंत्र का अर्थ और विशेषताओं की चर्चा करें। क्योंकि जो हमारा चैप्टर का नाम था वो है सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन, तो इसलिए हम इस यूनिट में लोकतांत्रिक शासन और सत्तावादी यानी कि अधिनायकवादी शासन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है। विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विवेचना। तो जो विकसित राज्य हैं, पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें लोकतांत्रिक शासन का क्या मतलब होता है, लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो किस तरह से काम करती है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक शासन। विकसित राज्यों या लोकतांत्रिक प्रणालियों को रॉबर्ट डल ने अपनी पुस्तक पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन में बहुतांत्रिक पद्धति का नाम दिया। तो जो रॉबर्ट डल थे उन्होंने अपनी बुक में ये जो लोकतांत्रिक प्रणालियां थी उनको बहुतांत्रिक पद्धति का नाम दिया। क्यों दिया? बाद के लेखकों ने बहुतंत्र शब्द को उदार लोकतंत्र की अपेक्षा ज्यादा पसंद किया। तो जो बाद में जो लेखक आए उन्होंने बहुतंत्र शब्द, जो उन्होंने बहुतांत्रिक पद्धति का नाम दिया था रॉबर्ट डल ने, तो बाद के लेखकों ने बहुतंत्र की जगह उदार लोकतंत्र को ज्यादा ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी, ज्यादा सही समझा। अब इसके दो कारण से उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो उदार लोकतंत्र का उपयोग राजनीतिक शासन के रूप में करने के बजाय राजनीतिक आदर्श की एक अवधारणा के रूप में किया जाता है। तो क्यों किया था उन्होंने बहुतंत्र को बदलकर उदार लोकतंत्र को, क्यों उन्होंने इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, उदार लोकतंत्र को सही क्यों समझा था? तो उदार लोकतंत्र का उपयोग जो है वो राजनीतिक शासन के रूप में करने के बजाय उन्होंने राजनीतिक आदर्श के रूप में किया। मतलब कि जो उदार लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक आदर्शता देखने को मिलती है इसलिए, और इसमें ज्यादा व्यापक मान्यताएं भी शामिल हैं। बहुतंत्र का प्रयोग वह मानकर किया जाता है यह मानकर किया जाता है कि ज्यादातर देशों, खासकर पाश्चात्य देशों में लोकतंत्र व्यवस्था उस मापदंड पर खरी नहीं उतरती जिसका राजनीतिक सिद्धांतों में विकास किया गया है। तो पाश्चात्य देश यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनमें लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अपने मापदंडों पर खरी नहीं उतरती, इसलिए जो है उसमें बहुतंत्र का प्रयोग किया गया है, उसके लिए बहुतंत्र का प्रयोग किया गया है। अब उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों तथा ऑस्ट्रेलिया आदि में उदार लोकतंत्र या बहुतंत्रीय पद्धति अपनाई जाती है। बहुल तंत्रीय, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज में जो है उदार लोकतंत्र या फिर बहुतंत्रीय व्यवस्था अपनाई जाती है। लेकिन जापान, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों में भी उदार लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, पश्चिम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाती हैं। अब इनमें लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं या फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किस तरह से काम करती है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हमारा उदार लोकतंत्र की विशेषता है या फिर लोकतंत्र। तो जो विकसित राज्य है उन्होंने उदार लोकतंत्र को अपना रखा है, इसलिए यहाँ पे उदार लोकतंत्र की विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि सभी लोगों को, जो लोग वयस्क हो चुके हैं, जो लोग अडल्ट हैं, उनको मताधिकार है, मत देने का अधिकार है। लोकतांत्रिक शासन में कुछ खास संस्थाओं और प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व होता है जिसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना जरूरी है। तो जो लोकतंत्र होता है उसकी सबसे पहली विशेषता यही है कि उसमें सभी लोग, जो लोग अडल्ट हो चुके हैं, उनको वोट देना जरूरी होता है। तो इसमें भी यही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है लोगों को। निश्चित समय के लिए कुछ नागरिक चुने जाते हैं जिन्हें सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का बराबर अवसर मिलता है। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को जनता का समर्थन पाने की पूरी छूट तथा सुविधा होती है। राज्य के नागरिक सरकार का चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के आधार पर करते हैं तथा दल व दबाव समूह सक्रिय रहते हैं, और दबाव समूह उन अनेक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह वही होते हैं, छोटे छोटे समूह जिन लोगों को जो है उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वो दबाव समूह होते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, और जो राजनीतिक दल है वो बनाए जाते हैं, पूरी तरह से उन्हें समर्थन दिया जाता है, उनको पूरी सुविधा दी जाती है। ये सारी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। अब दूसरा है हमारा विपक्ष की सराहना। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें हमेशा विपक्ष जो होता है
ऑपोजिशन पार्टीज जो होती हैं उनको सराहना दी जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष को सहन करने की उच्च स्तर की विशेषता पाई जाती है। मतलब विपक्ष भी होता है लोकतंत्र में, एक तो ऑपोजिशन पार्टी होती है और एक वो पार्टी होती है जो सत्ता में आती है। तो दोनों पार्टीज जो होती हैं वो वहां पर एक साथ तालमेल करके और वहां पर रहती हैं। तो जो सरकार वाली जो पार्टी सरकार बनाती है वो विपक्ष को सहन करती है, और ये उसको ये जो है विपक्ष का अधिकार होता है कि वो भी अपने जो बातें हैं, अपने जो मुद्दे हैं वो रखे सामने। तो विपक्षी दल सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाता है और इसके लिए मीडिया सरकारी तंत्र से स्वतंत्र होती है तथा मूल नागरिक राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विपक्षी दलों का क्या काम होता है। अब इसके बाद है मत विभाजन। तो वोट डिवीजन क्या होता है? लोकतंत्र समाज में मत विभाजन को स्वीकार करता है, अतः राजनीतिक मतभेद को राजनीतिक जीवन के जरूरी अंश के रूप में स्वीकारा जाता है। लोकतंत्र की विचारधारा मतभेद को सामान्य मानते हैं, मतलब कि मत विभाजन जो होता है उसको भी स्वीकार करता है लोकतंत्र। अब स्वायत्त संघों तथा संगठनों का होना। तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में अनेक स्वायत्त संघ तथा संगठन पाए जाते हैं। जो हमारा आजकल का जो लोकतंत्र चल रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, संघ बन जाते हैं। तो इसलिए जो है ना जरूरी हो जाती है, ये एक तरह से विकसित देशों की विशेषता हो जाती है, विकसित देशों के लोकतंत्र की। ये सभी सरकार से तथा एक दूसरे से आमतौर पर स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, किसी के पर बाध्यता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यक्तिक अधिकार तथा प्रतियोगी बाजार व्यवस्था। उदार व्यक्तिक विचारधारा की राजनीतिक परंपरा है। मतलब कि उदार लोकतंत्र जो होता है, व्यक्तिक विचारधारा उसकी एक राजनीतिक परंपरा रही है, इसलिए व्यक्तियों के अधिकारों को जो है व्यक्तियों के अधिकारों के साथ साथ प्रतियोगी बाजार व्यवस्था भी स्वीकारी जाती है। मतलब प्रतियोगी बाजार व्यवस्था भी होनी चाहिए और व्यक्तियों को उनके अधिकार भी दिए जाते हैं। तथा लोकतंत्र की सांस्कृतिक तथा वैचारिक प्रेरणा भी पाश्चात्य उदार से प्रेरित होती है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है केंद्रीकरण तथा बहुलवाद। विकसित देशों के सभी राजनीतिक शासन एक जैसे नहीं है। किसी ने केंद्रीकरण तथा बहुमत को अपना रखा है, तो किसी ने बिखराव यानी खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन तथा बहुलवाद को अपनाया है। केंद्रीकरण मतलब कि बहुमत होता है उसका मतलब, और बहुलवाद मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन हो जाना या फिर बिखराव हो जाना। अतः तुलनात्मक राजनीति के कुछ विद्वान जैसे लिजफोर्ड बहुमत आधारित लोकतांत्रिक पद्धति तथा बहुलवादी पद्धति में कुछ भेद बताया है। तो लिजफोर्ड जो है उन्होंने बहुतांत्रिक और बहुमत आधारित जो लोकतांत्रिक प्रणाली, और एक दूसरी कौन सी थी, बहुलवादी। तो बहुमत आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली और बहुलवादी लोकतांत्रिक प्रणाली में उन्होंने कुछ डिफरेंस बताया, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी बहुमत आधारित है। इस प्रणाली को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के अनुसार संगठित संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। तो जो बहुमत आधारित प्रणाली होती है उसको संगठित संसदीय प्रणाली कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा इजराइल आदि ने इस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना रखा है। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे एक बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार। मतलब कि आपने देखा होगा लोकतंत्र में जो सरकार, जो भी दल होता है, जो भी राजनीतिक दल होता है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, जिसके ज्यादा वोट्स होते हैं, उनकी सरकार बनाई जाती है। फिर दूसरा इसका कार्यपालिका तथा विधायिका के संबंध में शक्ति विभाजन की कमी। तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है शक्ति विभाजन की कमी होती है। तीसरा पॉइंट है साधारण बहुमत या फिर चुनाव पद्धति, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी। फिर इसके बाद है एकात्मक तथा अर्ध संघीय व्यवस्था। लास्ट है विधायिका की सर्वोच्चता। तो विधायिका की सर्वोच्चता होती है। ये जो शासन प्रणाली है ये हमारी बहुमत आधारित शासन प्रणाली है, और इसको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल इन देशों ने अपना रखा है। बहुलवादी लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है? ये प्रणाली शक्ति विभाजन एवं रुकावट संतुलन के सिद्धांतों तथा अमेरिकी शासन प्रणाली पर आधारित है। तो ये जो शासन प्रणाली है इसमें शक्ति विभाजन किया जाता है, रुकावट और संतुलन बनाए रखा जाता है, इन सारे सिद्धांतों पर आधारित है। ये अमेरिका की शासन प्रणाली पर आधारित है। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, द नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड आदि ने अपनाया है इस शासन प्रणाली को। तो इसकी विशेषताएं हैं, इन देशों में अनेक धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, भाषाई
एवं सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जिसे आम सहमति या फिर लोकतांत्रिक शासन भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है मिलीजुली सरकारें। तो मिलीजुली सरकारें होती हैं, गठबंधन किया जाता है, शक्तियों का पृथक्करण। इसके बाद है प्रभावी सदनीय प्रतिनिधित्व। दो सदनीय प्रतिनिधित्व जैसे हमारे यहाँ भी होता है, 2 सदन होते हैं। इसके बाद है संवाद या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र, ये लास्ट पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे विकासशील देशों में लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।